नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे कार्बन के अपर रूप के बारे में, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कार्बन के यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, कार्बन के यौगिकों में कौन सा बंधन होता है, सहसंयोजी बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड, और संरचना सूत्र क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, थ्री डायमेंशनल फॉर्मूला, त्रिबीम संरचना जो है ये पढ़ चुके हैं, कैसे उसको डिनोट करते हैं वेज और डैश से, और लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लेविस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप। तो कार्बन के तीन अपर रूप आपके सिलेबस में है। कौन कौन सा? तीन अपर रूप है, डायमंड, ग्रेफाइट और पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है आपका बकमिंस्टर फुलेरिन। ठीक है, तो सिर्फ फुलेरिन भी बोल सकते हैं इसको या फिर बकमिंस्टर फुलेरिन। बकमिंस्टर साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम दिया गया है, जो साइंटिस्ट इसका डिस्कवरी किया उसके नाम पे दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों जो है प्रकृति में पाए जाते हैं। डायमंड मतलब हीरा, ग्रेफाइट, तो हीरा और ग्रेफाइट जो है ये प्रकृति में पाए जाते हैं, नेचुरल है। और ये बकमिंस्टर फुलेरिन जो है, फुलेरिन को बनाया गया है, मानव निर्मित है। तो फुलेरिन जो है ये क्या है? ये मानव निर्मित है, मानव निर्मित। ठीक है, अब देखिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले डायमंड। डायमंड जो है पृथ्वी पर मौजूद सबसे कठोरतम पदार्थ है। क्या है? पृथ्वी पर मौजूद सबसे कठोरतम पदार्थ। तो हम लिख रहे हैं सबसे कठोर पदार्थ, या कठोरतम पदार्थ बोल सकते हैं। सबसे कठोर पदार्थ जो है पृथ्वी पर मौजूद सबसे कठोर पदार्थ है डायमंड। ठीक है, पहली बात हुई। इसके अलावा देखिए डायमंड में जो होता है एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु चार कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। कितने कार्बन परमाणु से? एक कार्बन परमाणु चार कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो एक कार्बन परमाणु चार कार्बन परमाणु जुड़ा होगा तो कोई दूसरा परमाणु जो है कार्बन के साथ नहीं जुड़ पाएगा। ये चीज आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? चार, टेट्रा वैलेंसी, चतुसंयोजकता। तो एक कार्बन परमाणु अगर चार कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, फिर वो कार्बन फिर चार कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, तो उसमें कोई कहीं हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन वगैरह के लिए जगह नहीं बचेगा, लेकिन एक जगह जगह बच जाता है। कहाँ? वो देखते हैं कैसे। जैसे जो डायमंड का सबसे ऊपर का लेयर होगा वहां से हम बात करते हैं। ये कार्बन है, ये चार कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। ठीक है, तीन। अगर सबसे ऊपर होगा कार्बन ये, तो यहां पर जो है ऊपर कोई कार्बन नहीं है, तो यहां पर इसका बॉन्ड बच जाएगा। ठीक है, अब ये कार्बन फिर से चार कार्बन से जुड़ा होगा, एक, दो, तीन, और एक इससे जुड़ा हुआ है तो चार हो गया। ठीक है, उसी तरह से ये कार्बन फिर से चार कार्बन से जुड़ा होगा, तो एक तो इससे जुड़ा हुआ है, फिर एक, दो, तीन, तो एक, दो, तीन, चार। हर कार्बन जो है, ये कार्बन को देखिए, एक, दो, तीन, तीन इधर और एक इधर, चार कार्बन। फिर ये कार्बन भी चार कार्बन से जुड़ा होगा, एक, दो, तीन। तो जितने भी कार्बन होंगे वो चार कार्बन से जुड़े होंगे, लेकिन जो सबसे ऊपर वाला कार्बन होगा, सबसे ऊपर के सरफेस का, सतह का, वह कार्बन जो होगा, वह कार्बन तीन ही कार्बन से जुड़ा होगा। ये चीज समझ पा रहे हैं आप? अब इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये जो है बाहर में ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, बाकी किसी भी दूसरे परमाणु से बॉन्ड बना सकता है, और इसीलिए यह जो है कार्बन का शुद्धतम रूप नहीं माना जाता है। क्या नहीं माना जाता है? शुद्धतम रूप नहीं माना जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड बनाएगा, इसको बोलते हैं डैंगलिंग बॉन्ड। क्या बोलते हैं? डैंगलिंग बॉन्ड। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन खाली रह गया तो दूसरा कार्बन होगा, तीसरा कार्बन होगा, इस तरह से
डायमंड में क्या होता है, डेंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, यह कठोरतम पदार्थ है, यह एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, त्रिविम संरचना होता है। संरचना कैसा है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो लिख देते हैं इसकी संरचना, इसकी संरचना त्रिविम होती है, त्रिविम होती है, त्रिविम होती है। ठीक है, तो त्रिविम है मतलब 3 डायमेंशनल है, एक्स वाई और जेड एक्सिस में होगा। इसके अलावा देखिए इसका एक और चीज है, एक और इसका खास बात है कि डायमंड जो होता है जनरली इनर्ट है, केमिकली इनर्ट होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है किसी अन्य रिएजेंट जैसे अम्ल से, क्षार से, इन सब चीजों से अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये लिख देते हैं, यह अम्ल, क्षार इत्यादि से अभिक्रिया नहीं करता है, अम्ल क्षार इत्यादि से अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये हो गया, इसकी संरचना त्रिविम होती है। ठीक है, और यह अम्ल क्षार इत्यादि से अभिक्रिया नहीं करता है, यह केमिकली इनर्ट माना जाता है। देखिए अब इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको पता है, एक कार्बन जो है 4 कार्बन जुड़ा होगा। अब ये देखिए आपको एनिमेशन में दिखा रहे हैं, एक कार्बन है, उस कार्बन से 4 निकला। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से उस कार्बन से 4 जुड़ा हुआ है, फिर उस कार्बन से 4 जुड़ा है, फिर उस कार्बन से 4, इस तरह से देखिए ये पूरा का पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3 विमाओं में इसका संरचना है। ठीक है, तो ये हो गया डायमंड के बारे में। आइए देखते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट मुलायम तथा चिकना होता है ये। ठीक है, इसके बाद देखिए ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो डायमंड में क्या देखे थे हम, डायमंड में देखे थे कि एक कार्बन, प्रत्येक कार्बन जो है 4 कार्बन से जुड़ा हुआ था। यहां पे जो होता है प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा तो दिक्कत क्या आएगा ये समझिए। ठीक है, और इसके अलावा पहले ये भी देख लीजिए कि 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, यह षटकोणीय वलय बनाता है, हेक्सागोनल रिंग बनाता है। क्या बनाता है, षटकोणीय वलय, यह षटकोणीय वलय यानी कि हेक्सागोनल रिंग बनाता है, जो परतों में व्यवस्थित होता है, जो परतों में व्यवस्थित होता है। तो देखिए परतों में व्यवस्थित, लेयर्स में अरेंज होता है, परतों में व्यवस्थित होता है। अब देखिए कैसे होता है, इसको समझते हैं। देखिए जैसे ही हम एक कार्बन को 3 कार्बन से ज्वाइन कराएंगे, कितने कार्बन से, 3 कार्बन से, तो एक हेक्सागोन बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि 3 कार्बन से कैसे ज्वाइन होगा। ये एक हेक्सागोन है, षटकोणीय वलय है। अब देखिए दूसरा हेक्सागन जो हम बनाएंगे, इस पे एक दूसरा हेक्सागन बना दिए, देखिए दूसरा हेक्सागन बनाए, तो इस हेक्सागन के अंदर जो कार्बन है, ये कार्बन जो है, इस कार्बन को देखिए एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से एक दूसरा हेक्सागन बना दीजिए। अब देखिए इस कार्बन को देखिए एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन को देखिए एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब हमको ये बताइए कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है कि 4? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। हम आपको बताए थे चतुसंयोजकता, टेट्रावैलेंसी, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 3 तो दे दिया, लेकिन एक बच गया कि नहीं इसके पास, एक इसके पास बच गया, एक इसके पास बच गया, एक इसके पास बच गया, सबके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो कभी ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा और कभी ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। ये समझ पा रहे हैं? इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है,
सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, कभी ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, कभी ये इसके साथ बनाएगा, कभी इसके साथ बनाएगा, कभी इसके साथ बनाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर जो होता है पाई बॉन्ड होता है, पूरे रिंग में क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव करते रहता है। एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया सबका, एक एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पूरे वलय में, पूरे रिंग में इधर से उधर घूमते रहता है। और इसी इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण, मूवमेंट के कारण जो है विद्युत का यह सुचालक होता है। इसी इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण ये विद्युत का सुचालक होता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, देखिए एनिमेशन से, इस एनिमेशन में देख सकते हैं, ये जो एनिमेशन है, ऊपर का एक लेयर है, ये इस तरह का हेक्सागोनल रिंग का लेयर है ऊपर का, ठीक है, और एक लेयर उसके ठीक नीचे है, और ये भी इसी तरह का लेयर है हेक्सागोनल रिंग का, ठीक है। तो एक लेयर नीचे है, एक लेयर ऊपर है, उसी तरह से तीसरा लेयर होगा। तो ये जो लेयर है, परत जो है, ये परत हेक्सागोनल रिंग का परत, इस दोनों परत के बीच का डिस्टेंस का हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं? दोनों परत के बीच का डिस्टेंस। दोनों परत के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इसको समझिए। पहली बात तो ये आपको समझ में आया, इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण क्या होता है ये। इसका तीसरा प्रॉपर्टी लिख दें हम कि यह विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। क्यों सुचालक होता है? पाई इलेक्ट्रॉन के कारण सुचालक होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है, इसीलिए ये विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। तो ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। चौथा आपको हम ये बताए कि एक लेयर ऊपर है और दूसरा लेयर नीचे है, ठीक है। तो इस दोनों लेयर के बीच में जो होगा बॉन्ड होगा, वो डिस्टेंस कितना होगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कि अगर देखिए ये एक हेक्सागोनल रिंग है, ठीक है, षटकोणीय वलय है, तो ये एक हेक्सागोनल रिंग और एक दूसरा बनाते हैं हम हेक्सागोनल रिंग, यहां पे बनाए। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वह क्या होगा उसको समझिए। ये अगर x है, ये क्या है, x है, कहां से कहां, ये कार्बन और कार्बन के बीच का डिस्टेंस अगर ये x है, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, इसको y माने हम, तो y इक्वल टू जो होगा 2.5x होगा। y इक्वल टू क्या होगा, 2.5x। मतलब कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उस दूरी से 2.5 गुना दूरी जो होगा एक लेयर और दूसरे लेयर, एक परत और दूसरे परत के बीच में जो होगा दूरी होगा, वह कार्बन कार्बन बॉन्ड का 2.5 गुना होगा, ठीक है। तो एक लेयर दूसरे लेयर पे इसलिए स्लाइड कर सकता है, ऊपर रहेगा, और इसीलिए जो है स्लाइड कर सकता है, इसीलिए ग्रेफाइट को ल्यूब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं। किसके रूप में यूज करते हैं? ल्यूब्रिकेंट के रूप में। तो जहां पे तेल का यूज नहीं कर सकते ल्यूब्रिकेंट में, जहां पे जैसे कुछ जगह पे क्या होता है कि हाई टेम्परेचर, बहुत उच्च ताप पे जो है हमको ल्यूब्रिकेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कहीं पे तेल यूज करते हैं फैक्ट्री वगैरह में ल्यूब्रिकेंट के लिए, मशीन का पार्ट्स वगैरह सब फ्रिक्शन ना हो, घर्षण को कम करने के लिए तेल का यूज करते हैं, ठीक है। तो घर्षण के कम करने के लिए तेल का यूज कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा ताप पर वह तेल जो क्या होता है, डिनेचर हो जाता है, वो तेल जो है उड़ जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। अगर ज्यादा ताप पे ये हो गया, तब क्या करेंगे हम, तब ग्रेफाइट लेंगे। ग्रेफाइट जो है ज्यादा ताप पर पिघलता नहीं है, और वह ग्रेफाइट जो है वहां पे घर्षण को कम करने में काम आएगा। तो हम लिख देते हैं ल्यूब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ल्यूब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट को ल्यूब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ल्यूब्रिकेंट का मतलब क्या हो गया, ल्यूब्रिकेशन का मतलब हुआ आपका घर्षण कम करना। ल्यूब्रिकेशन का मतलब क्या हो गया, घर्षण कम करना, घर्षण कम करना हो गया इसका मतलब, ठीक है। अब देखिए एक बात और है कि ये 4 पॉइंट बताया आपको, 5वां पॉइंट ये है कि ग्रेफाइट से हम हीरा बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ग्रेफाइट से हीरा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो ग्रेफाइट से अगर हीरा बनाना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रेफाइट से हीरा बनाने के लिए उच्च ताप, बहुत ज्यादा ताप, अत्यधिक दाब और उच्च ताप, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो है ग्रेफाइट को रखेंगे बहुत दिन तक, तो क्या हो जाएगा, यह
ग्रेफाइट हीरा में परिवर्तित हो जाएगा। उच्च ताप और उच्च दाब पर ग्रेफाइट हीरा में परिवर्तित हो जाता है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, अत्यधिक दाब और उच्च ताप पर ग्रेफाइट हीरा में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर बताया किस तरह से लेयर में अरेंज होता है, कई परतों में अरेंज होता है, और सबके सब हेक्सागोनल रिंग होते हैं। क्या होते हैं? सबके सब षटकोणीय वलय होते हैं, हेक्सागोनल रिंग होते हैं। तो ये एक लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया, इस तरह से तीसरा लेयर होगा। ये लुब्रिकेंट में यूज होता है, ये हाई टेम्परेचर प्रेशर पे हीरा में बदल जाता है। ये विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होगा। क्यों सुचालक होगा? पाई इलेक्ट्रॉन के कारण। ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये पीला वाला, इस पीला वाला को क्या बोल सकते हैं आप? पाई इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाता है उसको पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाएगा उसको पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मुलायम तथा चिकना होता है। डायमंड के बारे में, हीरा के बारे में क्या बताए थे आपको कि कठोरतम पदार्थ है। हीरा के बारे में क्या बताया? प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, जबकि ग्रेफाइट प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं बकमिंस्टर फुलेरिन। फुलेरिन की संरचना कैसी होती है? फुलेरिन, फुलेरिन क्या होता है? बकमिंस्टर नाम के साइंटिस्ट ने फुलेरिन का डिस्कवरी किया था, इसको बनाया था बकमिंस्टर, तो इसलिए इसका नाम क्या है? बकमिंस्टर फुलेरिन। ठीक है, ये तो इसका पूरा नाम हो गया। अब देखिए, फुलेरिन का जो होता है फॉर्मूला होता है C60। इसमें 60 कार्बन एटम होता है। कितना होता है? 60 कार्बन एटम होता है। और ये जो है कार्बन का शुद्धतम अपर रूप है। क्या है? प्योरेस्ट एलोट्रोप है, शुद्धतम अपर रूप है, शुद्धतम अपर रूप है। फुलेरिन कैसा है? शुद्धतम अपर रूप है। अब देखिए इसके संरचना के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो संरचना होता है, यह संरचना इस 60 कार्बन में से, इस 60 कार्बन में से, अब देखिए इसमें से कुछ पेंटागोनल रिंग होता है और कुछ हेक्सागोनल रिंग होता है। कैसा होता है? कुछ पेंटागोनल, इस तरह से पेंटागोनल, और कुछ जो होता है वो हेक्सागोनल होता है। इसके हेक्सागोन बनाएंगे। ठीक है, इधर से हेक्सागोन बना दीजिए। कुछ हेक्सागोनल होता है और कुछ पेंटागोनल होता है। फिर इसको हेक्सागोन बना दीजिए। यहां से आप इसको क्या बना सकते हैं? पेंटागन बना सकते हैं। तो इसमें कुछ खास बात यहां आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। खास बात देखिए क्या है कि जो पेंटागन है, जो भी पेंटागन है, वो सिर्फ और सिर्फ हेक्सागन से जुड़ा हुआ है। वो किससे जुड़ा हुआ है? ये 5 कार्बन वाला है। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन वाला है। ये 6 कार्बन का है, 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 ये 6 कार्बन का है। तो जो पेंटागन है वो सिर्फ और सिर्फ किससे घिरा हुआ है? हेक्सागन से घिरा हुआ है। लेकिन जो हेक्सागन है उसके इधर देखिए, उसके बगल में पेंटागन भी है, उसके बगल में हेक्सागन भी है, उसके बगल में हेक्सागन भी है, उसके बगल में पेंटागन भी है। तो जो हेक्सागन होता है उसके बगल में पेंटागन और हेक्सागन दोनों हो सकता है। लेकिन जो पेंटागन है उसके चारों तरफ हमेशा क्या होगा? हेक्सागन होगा। कभी कभी कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पेंटागोनल स्ट्रक्चर है वो जो है सराउंडेड होता है, चारों तरफ घिरा होता है किससे? हेक्सागोनल रिंग से। और जो हेक्सागोनल है वो पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग दोनों से घिरा होता है। तो इसको लिख लीजिए, पेंटागोनल, पेंटागोनल रिंग, पेंटागोनल रिंग जो होता है चारों तरफ से, चारों तरफ से हेक्सागोनल रिंग से घिरा होता है। हेक्सागोनल रिंग से घिरा होता है, जबकि हेक्सागोनल रिंग, कॉमा देंगे यहां, पेंटागोनल और हेक्सागोनल, पेंटागोनल और हेक्सागोनल दोनों रिंग से घिरा होता है। हेक्सागोनल दोनों रिंग से घिरा होता है, दोनों रिंग से
घिरा होता है। ये जो है स्ट्रक्चर है बकमिंस्टर फुलेरिन के बारे में। इसके संरचना को ध्यान से देखिए, ये आपको एनिमेशन में दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको घूमता हुआ दिख रहा है गोला सा। ये फुटबॉल के आकार की संरचना होती है। कैसी होती है? फुटबॉल के आकार की संरचना। फुटबॉल देखें आप, ये देखिए फुटबॉल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ब्लैक और व्हाइट कलर से। तो इसमें देखिए ब्लैक वाला कलर जो है वो क्या है? पेंटागोनल है। ब्लैक वाला क्या है? पेंटागोनल है। इस तरह से 5 कोणीय आकार का है, ब्लैक वाला पेंटागोनल है। और उस पेंटागोन के चारों तरफ आप देखिएगा हेक्सागोनल है। व्हाइट कलर से क्या है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। तो पेंटागन होता है और हेक्सागन होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? फुटबॉल के आकार की होती है। कैसी होती है? फुटबॉल के आकार के। तो इसको समझिएगा फुटबॉल से जोड़ के, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह से आपको हम समझाए, जिस तरह से पेंटागन बना के चारों तरफ से हेक्सागन बना के, इस तरह से संरचना जो है आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, जनरली आपके टीचर भी नहीं बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह से संरचना अगर आप समझ जाएंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि फुल्लेरिन की संरचना कैसी होती है। तो पहले इसको लिख लेते हैं हम कि फुल्लेरिन की संरचना फुटबॉल की आकृति की होती है। कैसी होती है? फुटबॉल की आकृति की होती है। ठीक है, तो फुल्लेरिन की संरचना कैसी होती है? फुटबॉल की आकृति की होती है। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है वो समझिए। महत्वपूर्ण ये है, इसमें जो हेक्सागोनल रिंग और पेंटागोनल रिंग है, कौन कौन सा रिंग है? हेक्सागोनल रिंग है और पेंटागोनल रिंग है। 60 कार्बन का है। इस 60 कार्बन से कुछ कितने हेक्सागोनल रिंग और कितने पेंटागोनल रिंग बनेंगे? 5 कार्बन वाला रिंग कितना बनेगा और 6 कार्बन वाला रिंग कितना बनेगा? इसमें से 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल। 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल रिंग जो है 660 में बनते हैं। कितने? 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल रिंग। तो आपको डायमंड बताए, ग्रेफाइट बताए, फुल्लेरिन बताए। ठीक है, इस तरह से संरचना जो है आपका डायमंड, ग्रेफाइट और फुल्लेरिन, कार्बन के अपर रूप एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट और फुल्लेरिन, इस तीनों को कंपेयर करके पढ़िएगा आप, तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। डायमंड के बारे में आपको क्या बताया? कार्बन, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है। ग्रेफाइट के बारे में क्या बताया? एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है। इस दोनों को आप रिलेट कीजिएगा, स्ट्रक्चर इसका बना पाइएगा। तो जब भी आप वीडियो को देखा कीजिए तो पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देख के उसको समझने का कोशिश कीजिए, उसको कॉपी पे लिखिए, फिर बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उससे संबंधित प्रश्न कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए, तब आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो पढ़ते हैं तो ढंग से पढ़िए, नहीं पढ़ना है तब तो कोई बात नहीं है। यूट्यूब पे आप वैसे भी यूट्यूब खोलते हैं तो मूवी देखते हैं, टी सीरीज देखते हैं, गाना देखते हैं, तो आप ये सब देखते रहिए। अगर पढ़ना है तो देखिए, ढंग से पढ़िए और पूरा पढ़िए। ठीक है, तो आपको यूट्यूब में प्लेलिस्ट के हिसाब से सारा वीडियो दिया हुआ है सारे सब्जेक्ट का। उस वीडियो को जो है सीक्वेंस वाइज पढ़िए, प्लानिंग करके पढ़िए, रूटीन बना के पढ़िए। अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिए, आस पड़ोस सफाई रखिए। ठीक है, कोविड-19 का दौर चल रहा है, इस तरह से आप पढ़ते रहिए निरंतर। आपको पढ़ने का सबसे ज्यादा टाइम मिला है इस टाइम पे। इधर उधर मत सोचिए कि क्या होगा, परीक्षा जो है पोस्टपोन हो जाएगा, फॉर्म कब आएगा, ये कब आएगा, वो कब आएगा। दुनियादारी से आपको कोई मतलब नहीं है। चाइना आक्रमण कर दिया है, उधर जो है नेपाल जो है हल्ला कर रहा है, तो ये सब से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है? पढ़ना है। तो पढ़ाई जो है आपका, कोचिंग वगैरह बंद है तो आप यूट्यूब से पढ़िए, यूट्यूब से मूवी मत देखिए। आपको पढ़ने का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है आपको यहाँ पे। इस तरह का कंटेंट आपको आप खोज लीजिए पूरे यूट्यूब पे, कहीं पूरे इंडिया में नहीं मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो इस तरह से पढ़िए आप। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाइए। इससे आपको और आने वाले नए नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और खुद भी लाभान्वित होइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए। धन्यवाद।